हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने लाइफ प्रोसेस चैप्टर का पार्ट 3। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हम कर चुके हैं, जिसमें हमने न्यूट्रिशन और डाइजेशन ये सब कर चुके हैं हम लोग। तो आज हमें स्टार्ट करना है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। चलते हैं रेस्पिरेशन की तरफ। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दो ऐसे प्रोसेस है जिनको हम कई बार कंबाइन कर देते हैं, पर एक्चुअल में ऐसा है नहीं कि ये दोनों सेम ही प्रोसेस है। ब्रीदिंग मीन सिर्फ इनहेल और एक्सहेल करना है आपको, मतलब हम सांस लेते हैं छोड़ देते हैं, उसको ब्रीदिंग कहते हैं। रेस्पिरेशन में जब वो ब्रीथ की हुई ऑक्सीजन यूज हो जाती है हमारे लिए एनर्जी बनाने के लिए, और उसके बाद जो बाय प्रोडक्ट में CO2 और H2O बचता है, तो वो जब रिमूव हो जाता है, उस पूरे प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ये दोनों बिल्कुल अलग प्रोसेस हैं, थोड़े से रिलेटेड है, पर इनमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है आज के बाद कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग क्या होता है। अब जब रेस्पिरेशन होता है तो वो कई अलग अलग तरीकों से होता है, जिसमें कि ऑक्सीजन कई बार बिल्कुल प्रॉपर अमाउंट में होती है, कई बार नहीं भी अवेलेबल होती है हमारे पास। तो उसी का पहला चार्ट है हमारे पास कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज के अलग अलग तरीके से। ये ग्लूकोज है हमारे पास, अगर यही एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ग्लूकोज है हमारे पास पर ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ना के बराबर है, तो उससे बनेगा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। अब इथेनॉल क्या होता है? जो फर्मेंटेशन होता है यीस्ट में, यीस्ट के अंदर जब फर्मेंटेशन जिससे लिकर या फिर विनेगर वगैरह बनता है, तो उसमें यही प्रोसेस हो रहा होता है। जो यीस्ट होती है वो शुगर्स को खाती है, ग्लूकोज को खाती है और फिर इथेनॉल बना लेती है, जिसको ड्रिंक्स में यूज किया जाता है, और बनती है उसके साथ CO2 जो गैसेस फॉर्म में होती है, और बहुत लिमिटेड अमाउंट में एनर्जी। लिमिटेड एनर्जी क्यों? क्योंकि यीस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको बहुत कम एनर्जी की नीड है, तो उसके लिए मेथड सफिशिएंट है। इसी को एनारोबिक रेस्पिरेशन ही बोलते हैं। अगला है लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन तो है पर कम है। ये क्या होती है? हमारी मसल्स हैं। मसल्स में कैसे होती है? मसल्स को हमारी एनर्जी चाहिए होती है, पर कई बार हम बहुत देर तक वर्कआउट कर लेते हैं या कोई हैवी काम कर लेते हैं, तो मसल्स में पेन स्टार्ट होने लग जाता है। जैसे जो लोग रनिंग करते होंगे या एक्सरसाइज वगैरह करते होंगे, या जिनका ज्यादा फिजिकल वर्क होता है, वो जानते होंगे कि कुछ टाइम के बाद मसल्स में पेन होने लग जाता है। तो वो पेन इसी लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। जैसे जैसे मसल सारी ऑक्सीजन यूज कर लेती है हमारी बॉडी की, तो उनको ऑक्सीजन कम मिलने लग जाती है। अब ऑक्सीजन कम मिलती है या लैक ऑफ ऑक्सीजन में वो लैक्टिक एसिड बनाते हैं और एक कम एनर्जी बनाते हैं। तो इस तरह से था दूसरा मेथड। तीसरा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सबको सभी जानते हैं कि पावर ऑफ सेल होता है। ये हम सभी ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से, जो पूरी लाइफ टाइम हमको याद भी रहने वाला है। ये हमारी बॉडी के अंदर होता है, इसमें CO2, वाटर और एनर्जी बनते हैं। CO2 सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, हमारी ब्रीद आउट जब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। एनर्जी, ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, क्योंकि इसमें एयर की प्रॉपर सप्लाई है, तो एयर से बना एरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे ज्यादा एनर्जी बनती है, क्योंकि हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स है और हम बड़े ऑर्गेनिज्म हैं। सभी मैमल्स या टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म मोस्टली ये मेथड यूज करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, चाहे वो एलिफेंट हो, चाहे वो व्हेल्स हो, चाहे हम हो, चाहे और जानवर हो, तो मोस्टली ये ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, CO2 बनती है, सांस से बाहर निकलती है। अब ये वाटर कहाँ से आया? क्या हम जब सांस छोड़ते हैं तो उसमें वाटर भी बाहर निकलता है? अब इसका आंसर पहले तो खुद सोचो, फिर मैं बताता हूँ। उसमें वाटर निकलता है। अब वाटर कैसे निकलता है, इसका हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जब भी हम विंटर्स में किसी प्लेन ग्लास के ऊपर सांस छोड़ते हैं, तो वहां पे क्या आ जाता है? पानी आ जाता है। तो वो पानी एटमॉस्फेयर का नहीं होता, वो हमारी सांसों से ही बाहर निकल रहा होता है, जो कि बनता है रेस्पिरेशन के बाद। तो वो वही वाटर होता है। तो इससे हमें पता लगा 3 तरह के रेस्पिरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में अक्सर पूछा भी जाता है। तो ये था ब्रेक डाउन ऑफ ऑक्सीजन। अगला टॉपिक हमारे पास है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई चीज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान ले एक मेम्ब्रेन है, इस साइड सॉल्ट वाला वाटर है, इस साइड नॉर्मल वाटर है, तो सॉल्ट इधर से इधर मूव होने लग जाएगा जब तक कि दोनों की कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। या फिर
सिंपल लाइफ में भी हर चीज हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही मूव करती है। जैसे बलून है, बलून को फुला देंगे तो उसके अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, अब उसके एयर कहाँ जाना चाहिए, लोअर कंसंट्रेशन या लो प्रेशर की तरफ, तो वो बाहर की तरफ आना चाहती है। दो आयरन की रॉड है, एक गर्म है एक ठंडी है, दोनों को अगर टच कर देंगे तो हीट इसमें ज्यादा है और इस वाली में कम है, तो एक से दूसरे में हीट ट्रांसफर होती रहेगी जब तक के दोनों बराबर नहीं हो जाते। तो नेचर में भी यही होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उनकी सीधी मेम्ब्रेन ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है, बाहर का सेल कांटेक्ट में आता है तो वो एनवायरनमेंट से ही ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस या मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन एरिया टू लोअर कंसंट्रेशन एरिया। सिंपल सी डेफिनेशन है, पूछ लिया जाता है। इस पे क्वेश्चन भी पूछते हैं कि डिफ्यूजन फिर हम में क्यों नहीं हो रहा है या फिर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी ऑक्सीजन की नीड बहुत ज्यादा है और दूसरा हमारे सेल डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आ रहे ऑक्सीजन के सारे, तो इसलिए भी हम डिफ्यूजन के थ्रू नहीं ब्रीथ या नहीं रेस्पायर कर सकते। रेस्पिरेशन के दो टाइप्स आते हैं, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। बहुत इजी है और इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछे जाते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने देखा ज्यादा एनर्जी बनती है, एनारोबिक में लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है जो कि हमारे अंदर होता है। एनारोबिक में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि बैक्टीरिया इसमें होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड प्रोडक्ट बनते हैं CO2, H2O और एनर्जी। CO2 वाटर और एनर्जी बनती है और इसमें बनते हैं इथेनॉल। इथेनॉल बताया था किस लिए यूज होता है और एनर्जी बनती है। उसके बाद बनता है, एग्जांपल में आ गए ह्यूमंस, व्हेल्स या कोई भी और मैमल्स, बाकी सब ऑर्गेनिज्म। और एनारोबिक में ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया और यीस्ट। अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आसान सा क्योंकि हमारे अंदर है तो हम वैसे भी रिमेम्बर कर सकते हैं। सबसे पहले जो एयर होती है वो नॉस्ट्रिल्स यानी नाक से पास होती है, नाक के पीछे होती है नेजल कैविटी, तो उसमें एयर जाती है। उसके बाद ट्रेकिया से पास होती है। ट्रेकिया के अंदर कार्टिलेज के रिंग्स जैसे होते हैं, मतलब ये जैसे फूड पाइप है या ईसोफेगस है हमारा, ये पाइप की तरह है, ये बंद हो सकता है, तो इसके अंदर एक ट्रेकिया जैसे कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं जो कि इसको ओपन रखें ताकि एयर हमारे सोते टाइम भी पास होती रहे और जागते टाइम भी, नहीं तो वो बंद हो सकते हैं। उसके बाद नीचे की ट्यूब में जाते हैं जिसको ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई आगे जाके दो अलग अलग ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं जिसको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और लंग्स के अंदर जब एयर पहुंच जाती है तो वो पहुंचती है एल्वियोलाई तक। एल्वियोलाई छोटे छोटे बैग्स जैसे या बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और कई सारे मिलियंस के अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जो कि एब्जॉर्प्शन, इनका काम क्या होता है, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ एयर, एक्सचेंज होना CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज। CO2 ले लेते हैं और ऑक्सीजन ये रिलीज कर देते हैं ब्लड के अंदर। तो एल्वियोलाई का ये काम है। एल्वियोलाई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी बार एग्जाम में एल्वियोलाई और विलाई का डिफरेंस पूछा जाता है। विलाई जिसको नहीं पता है वो पार्ट 2 में देख सकता है जाके, डिस्क्रिप्शन में हमारे पास लिंक है। तो ये तो था एल्वियोलाई, स्मॉल बैग जैसे स्ट्रक्चर, इनका काम ये है, इसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इस चैप्टर का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, डबल सर्कुलेशन ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट का डबल सर्कुलेशन। ह्यूमन हार्ट, अब हम पहुंच गए हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स की तरफ। तो इसमें सबसे पहले ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे और डबल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का ऑलमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तो इसको हम देखते हैं और इसका एक ब्लॉक डायग्राम में हम आज करेंगे जो कि किसी भी बुक में नहीं गिवन है आपको, पर आप पेपर में करोगे तो सबसे सिंपल वे और सबसे इजीएस्ट वे है मार्क्स लेने का उसमें फुल। तो उसको अगर आप ब्लॉक डायग्राम को हम सीख लेंगे तो हमारे मार्क्स उसमें कभी नहीं कटेंगे और ना कभी हम भूल पाएंगे उसे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ब्लॉक बना लेते हैं इस तरह का, ये अज्यूम कर लेते हैं ये हमारा ह्यूमन हार्ट है। ह्यूमन हार्ट में इधर डिवीजन होता है, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, क्योंकि इस तरह से होंगे तो इधर लेफ्ट और इधर राइट। ऊपर होते हैं हमारे लंग्स और इधर मान लेते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स। अब स्टार्ट करते हैं। इसमें दो सर्कुलेशन होते हैं,
एक पल्मोनरी और एक सिस्टमैटिक, तो इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। इनको अकेले अकेले पूछा जा सकता है कि पल्मोनरी और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले इधर से देखते हैं। ये रेड कलर में जो है वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। तो ये था ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आया पहले लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से गया राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से गया ये थ्रू वॉल्स, इनको हम बोलते हैं वॉल्स, जो कि बैक फ्लो ब्लड को रोकते हैं। अगर इस बैक फ्लो होगा तो इस तरह से बंद हो जाएंगे ताकि ब्लड पीछे न जा पाए। लेफ्ट वेंट्रिकल में अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया बॉडी में, ये बॉडी में पहुंच गया थ्रू आयोटा, AORTA, आयोटा। ये सबसे बड़ी वेन आर्टरी होती है हमारी बॉडी की। बॉडी ने ऑक्सीजन यूज कर ली सारी, तो ये बन गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में, ये जो ब्लू कलर का ब्लड है ये हो गया डीऑक्सीजनेटेड हमारे पास। आप चाहे तो कलर यूज कर सकते हैं एग्जाम में, नहीं तो सिंपल भी शो कर सकते हैं। बॉडी से गया ब्लड राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में पहुंचा, फिर से वॉल्व के थ्रू गया है राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से फिर से निकला इधर से, इसको क्रॉस करते ही आ गया फिर से यहाँ पर। अब ये तो था हमारा, ये आया पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और ये आया पल्मोनरी वेन के थ्रू। और इधर थी हमारे पास वेना कवा। ये था हमारे पास डबल सर्कुलेशन। फिर से एक बार देख लेते हैं। अब ये हम देखते हैं पल्मोनरी और सिस्टमैटिक साइकिल हमारे पास होती क्या है। पल्मोनरी साइकिल को रिमेंबर करना आसान है। पल्मोनरी साइकिल पल्मोनरी आर्टरी से स्टार्ट होती है, यानी राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, फिर ये गया पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में। यहाँ पे होगी हमारी पल्मोनरी सर्कुलेशन खत्म। और यहाँ पे था सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू हुआ, आयोटा, आयोटा से बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट से वेना कावा, वेना कावा से राइट एट्रियम। इतना सा था सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अब इसको समझ लेते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। यहाँ पे कहीं पे वेन है, कहीं पे आर्टरी, ऐसा क्यों है। लंग से जब भी ब्लड आया या हार्ट से जब भी ब्लड निकलेगा तो हम सभी को पता है कि वो बहुत ज्यादा प्रेशर से निकलेगा। तो वहां पर जो हमको ब्लड वेसल चाहिए वो मोटी होनी चाहिए, तो वो जाता है लंग्स। हार्ट से बाहर जब भी ब्लड निकल रहा है तो ये किसी ना किसी तरह की आर्टरी से निकल रहा है, चाहे वो आयोटा हो चाहे वो पल्मोनरी आर्टरी। हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा है तो पूरी बॉडी में घूम के उसके प्रेशर हो चुका होता है कम, तो लंग्स में जब हार्ट में आया तो पल्मोनरी वेन के थ्रू आ सकता है। और बॉडी से जब राइट एट्रियम में आता है तो भी उसका प्रेशर कम होता है, तो वेना कावा। ये भी एक वेन है, दो होते हैं, सुपीरियर और लोअर वेना कावा, एक नीचे की बॉडी से एक अपर बॉडी से, ठीक है। तो ये तो था हमारा डायग्राम। इसको अगर ऐसे ही समझ लोगे तो आपके ना एक मार्क्स कटेगा, ना समझने में दिक्कत होगी, और डायग्राम बनाने के लिए मुश्किल भी नहीं होगा। तो ये था डायग्राम। अब हम देख लेते हैं पल्मोनरी और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। पहले पल्मोनरी लिख लेते हैं, होता क्या है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में हम देख सकते हैं सबसे पहले राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया लंग्स में, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। लंग से ये गया फिर से हार्ट में या फिर लेफ्ट एट्रियम में।
पल्मोनरी वे। तो ये तो आ गया हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब चलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन की तरफ। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन फिर से हम देख लेते हैं। इधर से स्टार्ट होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से गया कहां पे? बॉडी पार्ट्स में, थ्रू आयोटा। आयोटा हमारी बॉडी की सबसे लंबी आर्टरी भी होती है। बॉडी पार्ट से ये फिर से आ गया किधर? राइट एट्रियम में। वेना कावा। इजी सा एक्सप्लेनेशन था, इसको चाहे तो हम नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। ये पूरा था आपका डबल सर्कुलेशन। इसमें अगर आप कर लोगे अच्छे से तो कोई भी मार्क आपका नहीं कटेगा। इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि ब्लड डबल सर्कुलेशन का फायदा क्या है हमारे पास। तो फायदा हमारे पास ये है डबल सर्कुलेशन से, एक तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड मिक्स नहीं होता है। अगर वो मिक्स हो गया तो मतलब ऑक्सीजन वाला और बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड मिक्स हो गया और हमारी एफिशिएंसी हो जाएगी कम। तो उसको ये बचाता है, तो हमको ज्यादा एनर्जी मिलती है और ज्यादा अच्छे से हम काम कर सकते हैं। तो ये फायदा होता है डबल सर्कुलेशन का। यहीं पे टॉपिक होता है फिनिश। अब हमारे पास है एक ऐसा क्वेश्चन जो काफी बार आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। 2018 के और 19 के बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स और उनके फंक्शन के बारे में बताइए। तो ब्लड वेसल्स 3 तरह की होती हैं जो कि ब्लड को लेके जाती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। इन दो के बारे में हम ह्यूमन हार्ट में पढ़ भी चुके हैं डबल सर्कुलेशन में। तो आर्टरी सबसे थिकेस्ट होती है क्योंकि इनको ज्यादा प्रेशर हैंडल करना होता है। वेन उनसे थिन होती है क्योंकि कम प्रेशर हैंडल करना होता है। कैपिलरीज का काम होता है सबसे थिनेस्ट, ये ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। जैसे हमारी बॉडी में हर जगह तो वेन्स नहीं है, पर कहीं पे भी हमको स्क्रैच लगता है तो ब्लड कैसे आ जाता है? वो इन्हीं कैपिलरीज के जैसे आता है, क्योंकि ये बिल्कुल वन सेल थिक होती है, तो हल्का सा भी डैमेज होने से ये फट जाती हैं, तो इनके जैसे खून बाहर आ जाता है। तो ये पूरी बॉडी में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो इसलिए इनकी वॉल होती है सबसे थिनेस्ट। इसके बाद है आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, वेन्स जनरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, और कैपिलरीज दोनों टाइप का ब्लड को एक्सचेंज करती है। थर्ड पॉइंट, आर्टरीज में वॉल्व यानी वॉल्व एक हार्ट में भी था, ये भी वही वाला वॉल्व है जो ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है। तो आर्टरीज में वॉल्व एब्सेंट होते हैं क्योंकि इनमें ब्लड बहुत प्रेशर से जाता है, बैक फ्लो का वैसे ही नहीं चांस है। वेन्स में भी वॉल्व प्रेजेंट होते हैं क्योंकि इनको बैक फ्लो रोकना होता है ब्लड का। कैपिलरीज में कोई वॉल्व नहीं होता है। इसके बाद है ये आर्टरीज ज्यादा प्रेशर से ब्लड लेके जाती हैं, इसलिए ये हार्ट से ब्लड बाहर की तरफ लेके जाती है। वेन सारे ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती हैं, और कैपिलरीज होती हैं आर्टरीज और वेन्स के बीच में, जो कि उनके एक्सचेंज का काम करती है, वेन्स और आर्टरीज में एक्सचेंज ऑफ ब्लड का। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन कि आर्टरीज और वेन कैपिलरीज में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में जाने से पहले मैं आपको ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ चीजें बता देता हूँ। ब्लड प्रेशर जैसे हम सभी को पता है, ब्लड के प्रेशर को बोला जाता है। इसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है वो होता है स्फिग्मोमैनोमीटर, जो कपड़ा सा लपेटते हैं हाथ में और फिर प्रेशर अप्लाई करते हैं। अब 2 तरह का प्रेशर होता है, एक सिस्टोलिक, एक डायस्टोलिक। डायस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर जो आर्टरीज पे लगा होता है जब हार्ट ब्लड को अंदर भर रहा है। अब हार्ट ब्लड अंदर भर रहा है तो उसका प्रेशर उस टाइम कम होता है। तो डायस्टोलिक प्रेशर कम होता है हमारे पास, जो कि होता है 60 to 80 mmHg। और एक होता है सिस्टोलिक। सिस्टोलिक प्रेशर जब हार्ट ब्लड को बाहर पंप करता है। सिस्टोलिक प्रेशर और तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा, तो वो होता है 90 से 120 के बीच में। तो ये प्रेशर रेंज होती है हमारी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की, जो कि हम मेजर करवाते हैं।
अब चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की तरफ। प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, फूड का भी और वाटर और मिनरल्स का भी। अब इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम हम सभी 6 क्लास से पढ़ते आते हैं, तो हम सभी को याद है कि जाइलम वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन भी बोलते हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड को हम ट्रांसलोकेशन भी बोल सकते हैं। इसके बाद है जाइलम के जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं सारे के सारे, फ्लोएम के सेल्स लिविंग होते हैं कुछ सेल्स। जाइलम यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, मतलब पानी जो है वो रूट से एब्जॉर्ब होके सिर्फ ऊपर तक जाता है, कभी ऊपर से नीचे नहीं आएगा पानी। तो जब हम पानी डालते हैं पौधों को और हम सोचते हैं उनके ऊपर उनको नहला देंगे तो पानी वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। प्लांट्स पानी सिर्फ रूट से ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं, हम नीचे से ऊपर भेज सकते हैं। पर फूड में ऐसा नहीं होता, फूड क्योंकि लीव से बनता है तो फूड ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सब जगह फ्लो करता है, इसलिए फ्लोएम का फ्लो मल्टी डायरेक्शनल रहता है। जाइलम के क्योंकि डेड सेल्स होते हैं तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मतलब प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फ्लोएम के सेल इतना सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो फ्लोएम डू नॉट प्रोवाइड्स एनी मैकेनिकल सेल। इसके कंपोनेंट्स हैं ट्रकीट, वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। और फ्लोएम के कंपोनेंट्स होते हैं सीड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये दोनों सेल्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, सीड ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। तो ये तो था हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब इसके बाद चलते हैं लास्ट लाइफ प्रोसेस हमारा, जो कि है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट या रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। जो टॉक्सिक सब्सटेंस है हमारी बॉडी से जब हम रिमूव कर देते हैं थ्रू स्टूल, तो उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। अब ये होता किससे है? अब पहले तो उसके लिए बॉडी का साफ होना जरूरी है। अब वो साफ होते हैं इंटेस्टाइन वगैरह में। जो हमारा ब्लड है उसको साफ करते हैं किडनी। किडनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्लड को साफ करने में। 2 किडनी होती है हमारे पास, एक किडनी से भी इंसान जिंदा रह सकता है। तो वो प्रोसेस होता है किडनी से प्योरिफिकेशन का। किडनी में एक तरह के छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिनको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन एक वर्ड है जो आपको याद रखना है कि नेफ्रॉन ऐसे सेल्स है जो किडनी के अंदर प्रेजेंट है, जो ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करते हैं। अब ये नेफ्रॉन ब्लड को साफ कर देते हैं और उसमें से जो भी वेस्ट होता है या टॉक्सिक वेस्ट यूरिया के फॉर्म में जो निकलता है उसको वाटर में ऐड कर देते हैं, जो बाद में हमारे ब्लैडर में भर जाता है और जिसको हम यूरिन के थ्रू फिर रिमूव कर देते हैं। तो ये तो था एक्सक्रीशन। अब जिन लोगों की दोनों ही किडनी फेल हो जाती है तो उनको आर्टिफिशियल डायलिसिस कराना पड़ता है, जिसको हीमोडायलिसिस बोलते हैं। हीमोडायलिसिस में क्या होता है, आपके 2 कनेक्टर्स कनेक्ट किए जाएंगे आपकी वेन्स और आर्टरीज में। एक ब्लड लेगा उसमें से, दूसरा उस सेटअप में जाएगा वो ब्लड, वहां पे एक लिक्विड होगा जो कि डिफ्यूजन के थ्रू आपके ब्लड को साफ करता रहेगा और उसमें से ब्लड साफ होके फिर से दोबारा आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाएगा। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हीमोडायलिसिस। सॉलिड वेस्ट को रिमूव करते हैं हम अपनी लार्ज इंटेस्टाइन से, जो कि सारा वाटर एब्जॉर्ब कर देती है और फिर एनस के थ्रू वो रिमूव हो जाता है। तो ये तो था एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स कैसे होता है? अब प्लांट्स में हर चीज, जो किसी चीज के लिए वेस्ट है, जरूरी नहीं है जो प्लांट के लिए वेस्ट हो वो हमारे लिए भी वेस्ट हो, बस वेस्ट रिमूव करना एक्सक्रीशन होता है। तो प्लांट्स रिमूव करते हैं कैसे? रेजिन के थ्रू, जो बोन्स जैसा निकलता है, लेटेक्स जो व्हाइट लिक्विड निकलता है प्लांट में से, वो लेटेक्स होता है, वो उनके लिए एक्सक्रीशन है एक तरह से। जो विल्डिंग ऑफ लीव्स होते हैं, मतलब सूखी पत्तियां जब वो गिरा देते हैं तो वो भी एक्सक्रीशन है। इवन जो फ्रूट्स हैं वो भी प्लांट्स का एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वो उसको रिमूव कर देते हैं कि वो भी एक तरह का उनका एक्सक्रीशन है। हमारे लिए वो हेल्पफुल है पर प्लांट्स के लिए वो एक्सक्रीशन है। तो ये था एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। जिसने नहीं देखा है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट तीनों देख के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, पूरा चैप्टर कंटिन्यू कंप्लीट कर सकता है। वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।